जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे जी। इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म और आपके सामने आ गया चैप्टर नंबर 5 हिंदी पढ़ने के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट करते हैं कि सर हिंदी पूरा करवा दो। तो चलो, ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है नागरी लिपि। ठीक है ना। ये चैप्टर ऐसे मैं कहता हूँ, इसमें कोई किस्सा कहानी नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास करूँगा कि ये इतना बढ़िया आपको मॉडरेट करके दूँ ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं आपको बताऊंगा पूरे के पूरे लेखक के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस लेखक के जीवन से ही आते हैं। ठीक है, ये हमारा निबंध है तो इसके निबंधकार कहलाएंगे, लेखक नहीं कहलाएंगे। तो पहले हम इसके बारे में बताएंगे। दूसरा, हम आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे क्या है इसमें। अगर स्टोरी नहीं भी है तो मैं आपको स्टोरी बना करके सुना दूंगा। ठीक है। तीसरी बात यह, पहला है कि लेखक के बारे में, दूसरा है पूरा स्टोरी सुनाऊंगा, तीसरा है कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस का लिंक दूंगा, चौथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक दूंगा, और पांचवा आपको बताऊंगा कि ये सबके पीडीएफ कहाँ मिलेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप मैट्रिक में पढ़ते हैं और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो फिर आपको हानि है, मुझे बहुत दुख भी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। नागरी लिपि, यह एक निबंध है, चैप्टर नंबर 5। इसके पहले वाली वीडियोज़ आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। ठीक है, यह एक निबंध है। आप इसको याद कैसे रखें, और इसके जो निबंधकार हैं उसके नाम है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ठीक है ना। नगर के लोगों में गुण होता है, यह नई बात है। ठीक, मैंने क्या बोला, नगर के लोगों में गुण होता है, यह नई बात है। इसका मतलब ये हुआ कि नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले हुए। गुण होता है यानी गुणाकर मूले, नई बात है मतलब नई मतलब है निबंध, नई मतलब निबंध। ठीक है, तो याद हो गया बच्चों, यह नागरी लिपि क्या है, एक निबंध है और इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। आइए अब इसके बारे में कुछ जानते हैं, जीवन के बारे में इसका, है ना। इसके जो निबंधकार बोलो, लेखक बोलो, इस गुणाकर मूले जी हैं। इसका जन्म 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसकी प्रारंभिक शिक्षा पूछी जाएगी कहाँ हुई है, तो याद रखिएगा इसकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई है। ज़्यादा कोई शहर में नहीं हुआ है, ग्राम में हुआ है। ठीक है ना, जैसे देहात में हम लोगों का हुआ है। नेक्स्ट है, इसकी भाषा क्या थी? मराठी भाषा। एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस निबंधकार की शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई है? आंसर बोलिए। आंसर में होगा गुणाकर मूले। दूसरा पूछा जाएगा कि गुणाकर मूले ने जिस भाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी वह भाषा कौन सी थी? आंसर बोलिए। मराठी भाषा, मराठी भाषा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने मैट्रिक से एमए तक उनका जो मेन सब्जेक्ट था वो गणित रहा था। क्या रहा था? गणित रहा था, लेकिन लिखते निबंध है। अजीब है भाई, जिसका मेन सब्जेक्ट गणित हो और वो लिखते हैं निबंध, अलग है ना, बहुत अजीब चीज़ है। आगे बढ़िए। एग्जाम इसके और महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने की, 25 वर्ष में, पिछले 25 वर्ष में 2500 से अधिक लेख, 2500 से भी अधिक लेख और 30 पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। किसका? गुणाकर मूले का। अजीब हाल है भाई साहब, बहुत अजीब है। आपसे पूछा जाएगा कि किस लेखक के 25 वर्ष के अंदर 2500 से भी अधिक लेख और 30 से अधिक पुस्तक छपे हैं या प्रकाशित हुए हैं, तो आंसर क्या बोलिएगा? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। इसकी प्रमुख रचना देख लीजिए, अजीब अजीब सब है। अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, लोक, भारतीय लिपियों की कहानी। जैसे लगता है ना पूरा अंतरिक्ष के बारे में इसी ने लिखा है भाई साहब, सब कुछ इसके है। अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी और अक्षर कथा। ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, जो कि इंपॉर्टेंट कहानी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे स्टार पॉइंट ये है कि अक्षर कथा इसका सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अक्षर कथा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आंसर गुणाकर मूले। गुणाकर मूले की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? अक्षर कथा। अक्षर कथा गुणाकर मूले की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। और आपसे ये पूछा जाए कि नागरी लिपि जो निबंध है, ये निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो याद रखिए, यहाँ पर हमने आपके लिए लिख के रखा है, ध्यान से देखिए कि यह निबंध भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक से लिया गया है। भारतीय लिपियों की कहानी, बोलिए। भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। भारतीय लिपियों नामक, है ना, कहानी से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया किसके बारे में? लेखक के बारे में। चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट बोलिएगा, अपने मन में बोलिए फटाफट, है ना। नागरी लिपि यह क्या है? निबंध है, कहानी है, कथा क्या है? आंसर बोलिए। निबंध है। इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। अमरावती जिलों में 25 वर्ष में इसके कितने लेख प्रकाशित हुए? 2500 से भी अधिक। कितने पुस्तक? 30 पुस्तक।
इसका सबसे मतलब इसका सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? आत्मकथा। कौन है? आत्मकथा। अक्षर कथा, सॉरी अक्षर कथा इसका सबसे प्रसिद्ध है, अक्षर कथा सबसे प्रसिद्ध है। ये किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि किस पुस्तक से लिया गया है? तो आंसर क्या होगा? देखिए, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं देवनागरी लिपि के बारे में। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। उसके बारे में कंप्लीट हम लोग जानेंगे, उसका कैसे विकास हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुआ, कहाँ उसका स्टार्टिंग हुआ, लोग क्या मानते हैं, इतिहासकारों का क्या मानना है। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो, इसमें क्या है, कहानी के तौर पर कुछ नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो हिंदी भाषा है ना, इसकी लिपि है देवनागरी। ठीक है, और इसमें आपको टोटल देवनागरी के बारे में ही सब कुछ जानने को मिलता है। जन्म कैसे हुआ, देखो ऐसे तो आपको पूरा पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि वाकई में इसका जन्म कहाँ से हुआ है। ठीक है ना, तो इसको जन्म के बारे में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसका उपयोग किसने किया, किस राजा ने इसका कब उपयोग किया, सबसे पहले इसका उदय कहाँ से हुआ, सबसे पहले इसे कब देखा गया, सबसे पहले इसके कब वो मतलब टाइप राइटर बने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि 200 सदी पहले इसके टाइप बने, है ना। इसके क्या बने? टाइप बने। समझ रहे ना? टाइप मतलब समझते हो, जिससे वो आप लोग कभी गए होंगे कोई ना कोई आप लोग कोर्ट गए होंगे, कोर्ट में आप लोग देखते हैं वहाँ पर ऐसे टाइप करने के बाद लिखाता है कोई चीज़, है ना। तो यहाँ लिखा है कि 200 सदी, ठीक है ना, 200 सदी पहले इसके क्या बन गए? टाइप बन गए। ठीक है, यानी कि 200 साल पहले 200 साल पहले इसके टाइप राइटर बने। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिंदी है ना, देवनागरी भाषा के जो टाइप राइटर बने वो कितने साल पहले बने, तो वो लिखेंगे 200 साल। ठीक है ना। दूसरा है ना, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अस्थिरता तभी आई। इसके जो लेख हैं आप लोगों को पता है, ये देवनागरी लिपि में टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, और पहले ये वर्ण में अस्थिरता कैसे आ गई, कैसे है ना, पहले लोग जैसे मान के चले आज हम लिखते हैं टॉ ऐसे। ठीक है, तो आखिर कैसे पता चलेगा कि टॉ ऐसे ही लिखाएगा? कोई बच्चा है ना, कोई तो ऐसे भी लिख सकता है टॉ। ठीक है, तो ये चीज़ फिक्स कब हुआ? ये चीज़ फिक्स तभी हुआ जब इसके टाइप राइटर बनने लगे। तो आपके एग्जाम में आएगा कि देवनागरी लिपि में अस्थिरता कैसे आई, तो उत्तर लिखिएगा लेखक, है ना, आंसर लिखिएगा लेखक गुणाकर मूले के अनुसार देवनागरी लिपि में अस्थिरता तब आई जब इसके टाइप राइटर बनने लगे और उससे पुस्तकों की छपाई होने लगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि हिंदी, मराठी, नेपाली, गुजराती ये सब भाषा किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखो ऐसे आप डायरेक्टली गुजराती को नहीं कह सकते, लेकिन गुजराती की जो भी लिपि है ना वो लगभग देवनागरी के जैसे ही, इसलिए मैंने गुजराती को लिखा, आप इसे बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, बंगाल में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बंगाल में देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो बंगला को देवनागरी लिपि की बहन कहते हैं। ठीक है ना, देवनागरी है ना, बंगला जो होता है बंगला, वो लगभग देवनागरी लिपि की बहन कही जाती है। ये भी इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इसके मतलब कि जन्म में, मतलब कि इसका उद्गम कैसे हुआ, इसमें सबके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले इसे गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका उपयोग किया था, इसीलिए इसका नाम देवनागरी रखा गया। क्यों? क्योंकि नागर ब्राह्मणों ने इसका पहला उपयोग किया था। जबकि वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस लिपि का पहला प्रयोग काशी में किया गया था। आप लोग को उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा सुने होंगे। काशी के पंडितों ने सबसे पहले इसका उपयोग किया और वह देव की नगरी है। काशी को क्या बोला जाता है? देव की नगरी। इसीलिए इस लिपि का नाम देवनागरी रखा गया। मतलब आप देखोगे ना, अजीब अजीब बात बोला गया है इसमें। और एक मत का मानना ये है, एक मत का मानना है कि एक हमारा ग्रंथ होता था, नाम था उसका पाद ताड़ितकम, है ना, पाद ताड़ितकम नामक ग्रंथ में लिखा गया है कि उस समय पटना को यानी पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था और इसका सबसे पहला प्रयोग पाटलिपुत्र में ही हुआ है, इसीलिए इसका नाम नागरी लिपि रखा गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि देवनागरी है ना, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं? ठीक है ना, इस तरह से दिया रहेगा। तो आंसर लिखिएगा कि इसके पक्ष में कोई सटीक उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें विद्वानों के बीच में काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था, इसीलिए इसका नाम नागरी लिपि रखा गया है या देवनागरी लिपि। कुछ लोगों का मानना है कि इसका प्रयोग सबसे पहले काशी के लोगों ने किया था, जो कि देव की नगरी है, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि रखा गया। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसका उपयोग सबसे पहले पटना में किया गया था, इसीलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो ये चीज़ अलग चीज़ है। ठीक है ना, लेकिन देखो
इसमें इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 1-2 ही आते हैं, एक या 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके जो आ सकते हैं, तो हम आपको सब्जेक्टिव वीडियो में बता देंगे। आप ज़्यादा ध्यान यहाँ पर दीजिए, हम जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कि तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ ब्राही लिपि से, है ना, ब्राही लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आपको पता है, सॉरी ब्राही लिपि में नहीं लिखी जाती है, कि इन सभी का जो है ना, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सभी जो लिखी जाती है जिस लिपि में, वह लिपि ब्राही लिपि से जन्म लिया है ना। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राही है और देवनागरी लिपि भी ब्राही लिपि से ही आई है। ठीक है ना, इसलिए इन सबों में, है ना, ये सब भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है वो ब्राही लिपि की ही देन है। आगे समझिए, प्रारंभिक लेख दक्षिण भारत में मिला है। ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। आंसर क्या लिखिएगा, प्रारंभिक लेख जो मिले हैं वो दक्षिण भारत से मिले हैं। बोलिए, उस ऑप्शन में रहेगा उत्तर भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत, क्या मानिएगा, दक्षिण भारत। और एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में नागरी लिपि को कहा जाता है नंदी नागरी। क्या कहा जाता है, नंदी नागरी, याद रहेगा, नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे समझते हैं, है ना, कोंकण के शिलालेख, राष्ट्रकूट, विजयनगर के शासकों का लेख, ये सभी नंदी नागरी में ही लिखे गए हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में लिखा गया है, आंसर बोलिए नंदी नागरी, आंसर नंदी नागरी। नेक्स्ट समझिए, है ना, 11वीं शताब्दी के सिक्के पर नागरी लिपि देखे गए हैं। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा किस शताब्दी के सिक्के पर नागरी लिपि देखे गए हैं, तो आंसर क्या बोलेगा, 11वीं शताब्दी के सिक्के पर नागरी लिपि के साक्ष्य मिले हैं। होता है ना सिक्के पर, जैसे अभी हमारा सत्यमेव जयते लिखा है तो वो तो नागरी लिपि पर ही है। ठीक है, आगे समझिए, 12वीं शताब्दी में सिक्के पर वीर केलस, है ना, केरलस्य लिखा हुआ मिला है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा किस सदी के सिक्के पर, है ना, वीर केरलस्य लिखा गया है। केरल के जो शासक हुआ करते थे उस समय, केरल हम लोग कह सकते हैं उत्तर भारत में। देखो, एक हम अगर भारत का चिन्ह बनाए, कहाँ बना दे, जगह तो ही नहीं है। ठीक है, अगर हम भारत का चिन्ह यहाँ बना लिए, मान के चलिए, तो ये ऊपर में उत्तर भारत हुआ, नीचे होता है, उत्तर के नीचे दक्षिण, तो दक्षिण भारत में केरल पड़ता है। ठीक है ना, तो केरल के शासकों ने सिक्के पर क्या लिखा था, वीर केरलस से लिखा था, किस भाषा में, देवनागरी भाषा में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझिए, अकबर ने सिक्के पर राम सीता की आकृति बनवाई थी। ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछा जाएगा किस शासक ने सिक्के पर राम सीता की आकृति बनवाई थी, तो आंसर बोलिए अकबर ने सिक्के पर राम सीता की आकृति बनवाई थी। ठीक है, देखिए, मुस्लिम शासक होने के बावजूद भी हिंदू धर्म से इतना प्रेम था इसको अकबर, क्योंकि इसकी पत्नी जो थी ना, जोधाबाई, वो बहुत दिमाग की वाली थी। ठीक है ना, जोधाबाई आप लोग पढ़ेंगे, बहुत दिमाग वाले थे, है ना। नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर भारत में, ठीक है ना, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नंदा नागरी कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग उत्तर भारत में आते हैं, हम लोग बिहार, यूपी, ये सब उत्तर भारत में आता है, यहाँ पर हम लोग का है उत्तर भारत में। ठीक है, तो नागरी लिपि को उत्तर भारत में देवनागरी कहते हैं, हम लोग देवनागरी कहते हैं। लेकिन इसी को अगर आप चल जाइएगा उत्तर के नीचे, अचाक से नीचे आइए, उत्तर से नीचे दक्षिण भारत में से नंदा नागरी कहते हैं, नंदा नागरी, नंदी नागरी। तो उत्तर भारत में देवनागरी और नीचे नंदी नागरी कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़िए, 8वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे देश में था। एग्जाम में पूछा जाएगा किस सदी में, 8वीं 9वीं सदी में, ठीक है ना, किस सदी में नागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में था। आंसर बोलिए, लिखेंगे 8वीं 9वीं सदी में पूरे देश में इसका प्रचलन हो गया था। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के बारे में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका प्रयोग किया, इसीलिए इसका नाम नागरी लिपि रखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें काशी में सबसे पहला इसका प्रयोग हुआ, इसीलिए इसका नाम नागरी लिपि रखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि पाद ताड़ितकम नामक ग्रंथ में लिखा है कि पटना में इसका उपयोग किया, इसीलिए इसका नाम देवनागरी रखा गया है। अजीब हाल है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको उतना झंझट में नहीं पड़ना है, आपको एग्जाम निकालना है, बस उतना ध्यान दीजिए। ठीक है ना, 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने इसे नंदी नागरी कहा। एग्जाम में पूछा जाएगा विजयनगर के शासकों ने
नागरी लिपि को क्या कहा? आंसर बोलिए नंदी नागरी। ये कि हम आप लोग को ये चीज़ पहले भी पढ़ाए थे, ठीक है ना। आगे बढ़िए। हिंदी के आदि कवि का नाम पूछा जाएगा। इसमें इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब छांट के निकाल लिए हैं, है ना। यानी इसका सारा कुछ हम मक्खन निकाल लिए। दूध का मक्खन कैसे निकालते हैं वैसे पूछा जाएगा कि हिंदी के आदि कवि कौन है? आंसर बोलिए सरहपाद। सरहपाद हिंदी के आदि कवि हैं। सरहपाद हिंदी के है ना, सरहपाद इसके कवि हैं, है ना। और इन्होंने दोहा कोश की रचना की है। एग्जाम में कम से कम 4-5 बार पूछा गया है कि दोहा कोश की रचना किसने की है? आंसर बोलिए सरहपाद ने दोहा कोश की रचना की है। ये चैप्टर ही ऐसा है, अगर आप खुद से पढ़ोगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं निकालोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अजीब टाइप का लगेगा पढ़ने में। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, सब्जेक्टिव बनेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आगे पढ़ो। श्रवणबेलागोल का नाम सुने होंगे आप लोग। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलागोल, वहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है। गौतम बुद्ध यानी गोमतेश्वर की बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ पर श्रवणबेलागोल में। एग्जाम में पूछा जाएगा श्रवणबेलागोल कहाँ पर है? आंसर बोलिए कर्नाटक में। वहाँ पर किसकी मूर्ति है? गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? श्रवणबेलागोल कर्नाटक में, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब यहाँ पर चर्चा है गुर्जर प्रतिहार का, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार जो थे कोई विदेशी शासक थे जो कि भारत आए थे। ध्यान दीजिए, गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया था, अधिकार किया था, सॉरी, इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण ही नहीं इस पर अधिकार किया था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो आंसर लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी शासक थे, ना, विदेश से आए थे। गुर्जर प्रतिहार, है ना, ऐसे व्यक्ति थे जो विदेश से आए थे और उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, लिख पाओगे ना। एग्जाम में आएगा गुर्जर प्रतिहार कहाँ से आए थे? आंसर लिखेंगे विदेश से आए थे या फिर बाहर से आए थे, भारत के बाहर से आए थे। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। कन्नौज एक शहर है भारत का, ठीक है ना। इस्लामिक शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि का उपयोग किया, ठीक है ना। इस्लामिक शासकों ने भी सिक्कों पर क्या किया? नागरी लिपि का उपयोग किया। देखो ये चैप्टर, ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा अजीब टाइप का, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ना कोई किस्सा, ना कोई कहानी टाइप का, ना कोई मतलब ना कोई लेखक होकर चर्चा किसी का नहीं है। बस नागरी लिपि के बारे में इस चैप्टर में पूरा बताया गया है, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो क्या बन सकते हैं, अभी बता देते हैं, रुक जाओ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं 13, लेकिन पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई? तो लिखेंगे जब इसके टाइपराइटर बन गए और इनसे पुस्तक छपना शुरू हो गया तब इसके अक्षरों में अस्थिरता आ गई। दूसरा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? आंसर लिखेंगे देवनागरी लिपि में हिंदी, नेपाली, मराठी, है ना, ये सारी भाषाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया? तो लेखक ने, है ना, लेखक ने ब्राह्मी लिपि से, है ना, ब्राह्मी लिपि से या फिर और सब तमिल भाषा, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषा लिखने वाली लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट और आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लिपि लेख से प्राप्त हुआ? अच्छा ठीक है, वो हम आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इसके संबंध में क्या बताते हैं? तो देखो, नागरी को देवनागरी कहने के पक्ष में आप लोगों को पता है ना, बहुत ज़्यादा मारदार है ना। इसके नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, इसके पीछे लेखक ने कई तथ्य बताए। पहला तथ्य ये बताया कि सबसे पहले इसका उपयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया होगा, इसीलिए इसका नाम नागरी लिपि दिखा, है ना, इसलिए देवनागरी रखा गया। या फिर इसका उपयोग सबसे पहले काशी के ब्राह्मणों ने किया था, काशी देव की नगरी है, इसीलिए इसका नाम देवनागरी रखा गया, ठीक है। तो ये 3-4 है ना। और लेकिन नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो आंसर लिखेंगे हम लोग कि, है ना, कि 8वीं-9वीं सदी में नागरी लिपि एक सार्वजनिक लिपि थी, क्योंकि इसका प्रयोग लगभग पूरे देश में किया जा रहा था, ठीक है। तो हो गया। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार, है ना, विदेशी लोग थे जो कि गुर्जर प्रतिहार विदेश से भारत में आए थे या फिर बाहर से भारत में आए थे और इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, हो गया। तो ये था हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हम आगे आपको बताएंगे भी, टेंशन मत लीजिए। अब जाइए, नीचे एक लिंक है, वहाँ से पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाइए, फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने के बाद एक सब्जेक्टिव टेस्ट का मिलेगा, वहाँ से जाके सब्जेक्टिव लगाइए। अगर आपको लिंक नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, अब ऐसे जाके देखिए, अभी मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट में जाकर के हमारी सारी वीडियोज़ को देख लीजिए। ये चैप्टर नंबर 5 आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 6, है ना, 6 का नाम क्या है ना, 6 का नाम है
बहादुर, ठीक है ना, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो मेरी हर वीडियोस आपको मिलेगी। इससे पहले मैंने वर्णिका पूरा पढ़ा दिया है, ये हमारा गोधूली हो रहा है, ठीक है। जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिए, आप पूरी वीडियोस को देख लीजिए, मन खुश हो जाएगा, पूरा हिंदी समाप्त हो जाएगा, व्याकरण भी करवा देंगे और इधर से बुक भी हो गया। तो 100 में से लगभग आप 95 नंबर में हिंदी में ला सकते हैं, 95 से ज़्यादा ला सकते हैं। हिंदी संस्कृत ये दोनों नंबर लाने वाले विषय होते हैं, हमने कई बार आपको बोला है। तो इन दोनों पर आप फोकस ज़्यादा कीजिए। सब लोग हिंदी है ना, सब लोग गणित और विज्ञान तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट पर नहीं पढ़ते हैं, जबकि यहाँ से नंबर आपका ज़्यादा आता है ना। ऐसे हम मैथ के टीचर हैं, वो तो इजी सब्जेक्ट होता है, वो तो हम पढ़ा ही देंगे आपको। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें 100 के बहुत जल्दी पुराना है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा नोट्स नहीं लिया तो नोट्स के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। वहाँ पर हमारा पेड नोट्स है, जाके ज़रूर खरीदिए। फ्री वाला नोट्स है, उसको भी यूज कीजिए। और बहुत जल्दी हम उसमें टेस्ट सीरीज लाएंगे, टाइम ही नहीं मिलता यार, क्या बताएं। धन्यवाद।